सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट्स हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एलपीएम का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं, जिसके अंदर वाइसीज के बारे में पढ़ेंगे। वाइसीज का मतलब होता है पशुओं की वे बुरी आदतें जो पशुपालकों को क्या करती है, परेशान करती है। जैसे कि छोटे काफ्स के अंदर एक वाइसीज होगी जिसके अंदर वे अपने रस्से को खाते हैं। इसके अलावा यूरिनेशन नहीं करते, यूरिन को ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होने देते हैं, जिसके कारण उनके अंदर स्टोन की प्रॉब्लम आ जाती है, स्टोन बन जाता है। पहले बात करते हैं हम हॉर्सेज के अंदर वे कौन कौन सी वाइसीज होगी जो परेशान करती है पशुपालकों को। हॉर्सेज के अंदर पहली होती है कीकिंग। कीकिंग का मतलब होता है लात मारना। बाइटिंग, बाइटिंग का मतलब होता है काटना। और करीब बाइटिंग का मतलब होता है यह रस्सी को काटने का प्रयास करते हैं। वाइंड सकलिंग का मतलब होगा कि तेजी से सांस के साथ हवा को अंदर खींचते हैं। रियरिंग का मतलब क्या होगा, पिछले पांव पर खड़ा होना। साइंग का मतलब होता है शर्माना। और बोल्टिंग का मतलब होता है चारे को बिना चबाई हुए खा जाना। नेक्स्ट देखते हैं हम काऊ के अंदर कौन कौन सी वाइसीज होती हैं। काऊ के अंदर कौन कौन सी वाइसीज होती है। काऊ के अंदर होगी पहली सेल्फ सकलिंग, मतलब कि अपना दूध खुद पी जाना, स्वयं पी जाना। पाइका, पीपीएच फास्फोरस की कमी से, अखाद्य वस्तुओं को खाना, इनएडिबल फीड्स को खाना। ग्नाविंग या नाविंग का मतलब क्या होता है, दीवारों को चाटना। क्या होता है, दीवारों को चाटना। बटिंग का मतलब होता है सींगों से मारना। कीकिंग का मतलब होता है लात मारना। कोप्रोफेजिया का मतलब क्या होता है, कोप्रोफेजिया मतलब होता है अपने ही फीकल मटेरियल को खा लेना। नेक्स्ट आता है स्वाइन। स्वाइन के अंदर क्या वाइसीज होती है, टेल बाइटिंग, मतलब कि टेल को खाना। गोट के अंदर सेल्फ मिल्क सकलिंग। हैन के अंदर कैनिबैनिज्म, मतलब अपनी ही जाति के पक्षियों को खाना, अपने ही अंडों को खाना। और पाइका। इसके अलावा डॉग्स के अंदर बार्किंग, भौंकना, बाइटिंग, काटना। और कैनाबैनिज्म का मतलब होता है अपनी ही जाति के पशुओं को या पक्षियों को खाना। कैमल के अंदर होता है सूडो कोपुलेशन, सूडो कोपुलेशन करते हैं सैंड के अंदर। और कैट के अंदर होता है फ्लाई कैचिंग, की फ्लाई को कैच करने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा कि हमें बताना है एवरेज वेट ऑफ हेंज एग। हेंज के एग का एवरेज वेट कितना होता है, वो होता है 50 से 58 ग्राम। अगर रेंज के ना अंदर ना आए तो सिंपल ऐसे आ जाए 55 ग्राम होता है, या 56 ग्राम, 57 ग्राम या 58 ग्राम। तो आपको याद रखना कितना होता है, 58 ग्राम होता है। कितना होता है, 58 ग्राम। डक के अंदर यह होगा 70 से 75 ग्राम। कोई भी हैन है वो लिंक स्टार्ट कर देती है 20 से 22 वीक के ऊपर, और पीक लेवल पहुंच जाता है अंडे देने का 40 से 42 वीक्स के ऊपर, और डाउन होना शुरू हो जाता है 70 से 72 वीक्स के ऊपर। अंडे को बनने के लिए 24 से कितने 26 आवर्स लगते हैं। सबसे ज़्यादा अंडा किसके अंदर टिकता है, यूट्रस के अंदर, जहाँ पर सेल वॉल्स बनती है। और सबसे बड़ा पार्ट इनके अंदर कौन सा होता है, मैग्नम पार्ट होता है। कौन सा होता है, मैग्नम पार्ट होगा। इसके अलावा सुबह लगभग 5 AM के आसपास ये अंडे देने की प्रोसेस होती है। और इनक्यूबेशन पीरियड इनका 21 दिन होगा, जिसके अंदर से 18 दिन कहाँ पर रखा जाता है, ये 18 और 18 प्लस 3 होगा, 3 दिन हैचर के अंदर रखा जाता है और 18 दिन सेटर के अंदर रखा जाता है। डक, टर्की और गूज के अंदर यह कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। कोयल के अंदर यह कितने दिन का होगा, 17 दिन का होता है। नंबर ऑफ टीट्स की बात करें, नंबर ऑफ टीट्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो कैटल, बफेलो और कैमल है उसके अंदर कितने होंगे, 4 टीट्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 टीट्स होते हैं। सीप, गोट और मेयर के अंदर कितने टीट्स होते हैं, 2 टीट्स होते हैं। डॉग्स के अंदर कितने होंगे आपके, 10 टीट्स होंगे, 5 पेयर्स। और जो स्वाइन होता है उसके अंदर 100 के अंदर कितने होते हैं, 14 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 14 पेयर्स होते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वे हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे बाहर आपका क्वेश्चन भी नहीं जाने वाला। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफिकेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि पशुओं की आइडेंटिफिकेशन मार्क या फिर हम टैगिंग करते हैं वो किस लिए करते हैं। मेन इसका उद्देश्य यह होगा कि टैगिंग से हमें ये पता चल जाता है कि किन किन पशुओं का वैक्सीनेशन हुई है। वैक्सीनेशन के दौरान हम करते हैं एआई के दौरान, जब रजिस्टर के अंदर हम एंट्री कर देते हैं साथ में उसका टैग नंबर लिखकर, तो याद रहता है कि इस टैग नंबर की जो भी गाय या भैंस थी उसको कब इंजेक्शन रखा था, कब एआई की थी और कब उसकी हमें पीडी करनी है। तो इसके अलावा और प्रोडक्शन, जिस भी पशु का ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्शन होगा उसको इनाम भी दिया जाता है।
तो जब उनको टैगिंग लगाई जाती है और टैगिंग से ही पशु की आइडेंटिफिकेशन रहती है, और इसके अलावा जो पशुओं का रिकॉर्ड हॉस्पिटल के अंदर रहता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन के किस पर्पज़ के लिए करते हैं, वो ये चीज़ें यही होगी कि वैक्सीनेशन, एआई प्रोडक्शन और उनके हेल्थ संबंधी जितनी भी जानकारी है, उस जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क देते हैं उससे हमारे पास रह जाती है, पशुपालकों के पास रह जाती है। आइडेंटिफिकेशन के अंदर पहला जो आइडेंटिफिकेशन का मेथड होता है वो होता है टैटूइंग। इसके अंदर क्या करते हैं, हम 3 इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। टैटूइंग फोर्सेप का यूज करते हैं, टैटूइंग फोर्सेप का यूज करते हैं, और इसके बाद टैटूइंग के लिए जो लेटर्स यूज करते हैं उन लेटर्स का यूज करेंगे, और इसके लिए जो भी स्याही का यूज करना होता है, इंक का यूज करना, उसका यूज करेंगे। तो जो टैटूइंग है यह किसके अंदर की जाती है, वे एनिमल्स जिनकी जो स्किन कलर है वो लाइट होता है उनके अंदर यूज की जाती है, क्योंकि उन्हीं के अंदर यह लेटर दिखाई देते हैं। और यह ईयर का जो इंटरनल अंदर की तरफ बाइफर्केशन पार्ट होगा, जहाँ से कानों का द्वि विभाजन होता है, वहाँ पर टैटूइंग की जाती है, वहाँ पर टैटूइंग की जाती है। और छोटे जो पशु होते हैं उनके अंदर टैटूइंग ज़्यादा यूज की जाती है। कि कितने उम्र होनी चाहिए पशुओं की, 2 वीक्स होनी चाहिए। कितनी, 2 वीक्स। 2 वीक्स, जिनकी उम्र 2 वीक्स से कम की होती है उन पशुओं के अंदर ज़्यादा की जाती है। टैटूइंग से 2 याद रख सकते हैं, टी से टैटूइंग और टी से 2 वीक्स से जो कम होंगे उनके अंदर यूज की जाती है। ईयर नोचिंग लगभग किसके अंदर यूज किया जाता है, ईयर नोचिंग यूज किया जाता है स्वाइन के अंदर। इसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक नोच लगा देते हैं और कान का एक छोटा पार्ट काट देते हैं, जिससे को ईयर नोचिंग बोला जाता है। अब ये बैन है 1960 के अधिनियम से। स्वाइन के अंदर मोस्टली ये किया जाता है, यूज किया जाता है, और यह परमानेंट मेथड होता है। टैटूइंग भी परमानेंट मेथड है और ईयर नोचिंग भी परमानेंट मेथड है। नेक्स्ट आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के अंदर 3 प्रकार से हम ब्रांडिंग को यूज करते हैं। हॉट ब्रांडिंग, इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोहे की कोई भी रोड लेंगे और उसको गर्म करके पशु के जो पीछे वाले टांगे होगी वहाँ पर थाई रीजन के पास इसको ऊपर रख देते हैं, जिससे वहाँ की टिश्यू क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है और परमानेंट स्कार छोड़ देती है। यह भी ब्रांडिंग का एक क्या है, परमानेंट मेथड है। इसके अलावा कोल्ड मेथड के अंदर क्या यूज करेंगे हम, कोल्ड मेथड के अंदर हम लिक्विड नाइट्रोजन को -196 डिग्री सेल्सियस पर और सॉलिड SCO2 जिसको ड्राई आइस भी बोला जाता है -79 डिग्री सेल्सियस पर यूज करते हैं। रोड के अंदर इसको डुबोते हैं और फिर जो पशुओं के पीछे फीमर के पास जो पीछे वाला हिस्सा होगा वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। टिश्यू को ऊपर रख देते हैं, टिश्यू क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है और परमानेंट निशान छोड़ देती है। केमिकल के अंदर हम क्या यूज करते हैं, केमिकल्स के अंदर हम आयरन की रोड को यूज करेंगे और कोई भी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर उसको डुबोकर पशु की बॉडी के ऊपर रख देते हैं, तो वह क्या करेगा, वहाँ की जो स्किन होगी उसको जला देता है और वहाँ पर एक परमानेंट निशान को छोड़ देता है। नेक्स्ट आता है टैगिंग। टैगिंग यह परमानेंट मेथड नहीं है। जो टैग होंगे वह कैसे यूज किए जाते हैं, प्लास्टिक के टैग यूज किए जाते हैं जो कि पॉलीयूरिथेन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, पॉलीयूरिथेन के बने होते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, सेल्फ पियर्सिंग और नॉन पियर्सिंग। सेल्फ पियर्सिंग क्या होगा, इसके अंदर हम यूज करते हैं टैग मशीन का, जिसके अंदर एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है टैग का, और उसके बाद उसके अंदर फिट करके मशीन के अंदर जो टैगिंग मशीन होती है फिर पियर्सिंग करते हैं कान के ऊपर। यह ऑटोमेटिक, जैसे ही हम दबाते हैं तो जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपस में जुड़ जाता है और टैग पशु को ईयर के ऊपर क्या लग जाता है, टैग लग जाता है। इसके अंदर ध्यान देने वाली ये बात होगी कि हमें ईयर वेन को बचाना होता है, ईयर वेन को बचाना होता है। नॉन पियर्सिंग के अंदर पहले हम होल करते हैं कानों के अंदर, फिर उसके अंदर क्या करते थे, टैग को क्या करते थे, लगाते थे। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है, जो मॉडर्न मेथड्स है जो आइडेंटिफिकेशन के, वे कौन से होते हैं। एक होता है मजल प्रिंटिंग। मजल प्रिंटिंग के अंदर क्या करेंगे हम, जो पशु की मजल है उसके ऊपर कलरफुल इंक का यूज करेंगे, कलरफुल इंक का यूज करेंगे और कागज़ जो भी पेपर के ऊपर उसके मजल का क्या ले लेते हैं, प्रिंट ले लेते हैं कलरफुल स्याही का यूज करके। इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक चिप का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप का यूज करते हैं, पशु की टांगों के ऊपर बांध देते हैं। वह अपनी उसकी हर एक एक्टिविटी को क्या करती है, रिकॉर्ड करती रहती है, अपनी उसकी आइडेंटिफिकेशन को रिकॉर्ड रखती है। मोलिकुलर मार्कर के अंदर हम क्या करते हैं, मोलिकुलर मार्कर के अंदर हम DNA के आधार पर क्या करते हैं, पशु की आइडेंटिफिकेशन रखते हैं। और रेटिना और आइरिस इमेज, रेटिना और आइरिस इमेज के अंदर क्या करते हैं, हम रेटिना की फोटो लेते हैं और माना जाता है कि आइरिस की वजह से ही पशुओं की जो आंखों का रंग या फिर मनुष्य के अंदर जो आंखों का रंग निर्धारित होता है वह आइरिस के कारण ही होता है। किसी की आंखें भूरी होती है तो किसी की बिल्ली की तरह की आंखें होती है, वो सिर्फ किसकी वजह से होगी, वो आइरिस के कलर की वजह से ही होती है। पोल्ट्री के अंदर 2 मेथड यूज करते हैं, विंग मेथड और लेग मेथड। विंग मेथड हम यूज करते हैं किसके अंदर,
यह विंग बैंड या फिर लेग बैंड है, ये टेम्परेरी ही मेथड है, टेम्परेरी मेथड बोला जाता है इनको। और जो ये विंग मेथड है इसका यूज किया जाता है जो पक्षी होंगे उनकी विंग्स के ऊपर, और जो अडल्ट बर्ड्स है उनके ऊपर ये यूज किया जाता है। और लेग बैंड्स यूज किए जाते हैं जो छोटी उम्र के जो भी पक्षी होते हैं उनके ऊपर, उनकी टांगों के ऊपर बैंड बांध दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं मिल्क, दूध किसको कहा जाता है। हमने बताया था कि जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर पशु की काविंग होती है, काविंग से 15 दिन के पहले वाले दिन छोड़ दीजिए और काविंग के 5 दिन आगे वाले छोड़ दिए, मतलब कि हमने 20 दिन छोड़ दिया। इससे पहले जो मिल्क मेमोरी ग्लैंड्स होती है वहाँ से जो स्त्राव हमें मिलता है उसी को क्या बोला जाता है, दूध बोला जाता है। जो स्टैंडर्ड मानक रखे गए हैं उनके अंदर देखिए बुफेलो मिल्क के अंदर फैट और SNF का मतलब सॉलिड नॉट फैट क्या क्या रखे गए हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। बुफेलो के मिल्क के अंदर 5% क्या होती है फैट जो कॉमन मानी जाती है, और 9% क्या मानी जाती है, SNF मानी जाती है, 5 और 9। काऊ के अंदर 3.5% और 8.5% क्या मानी जाती है, SNF और फैट मानी जाती है। गोट के अंदर 3.5% और 9%, क्योंकि गोट के अंदर जो सॉलिड्स होती हैं उनकी मात्रा सॉलिड्स नॉट फैट है वह ज़्यादा होते हैं। तो काऊ के अंदर बफ के अंदर 5 और 9, काऊ के अंदर 3.5 और 8.5, और गोट के अंदर 3.5 और 9। डबल टोन के अंदर देखिए, डबल टोन के अंदर और टोन के अंदर, टोन को याद रखिए पहले। टोन का मतलब होता है T से 3, TON टोन मतलब 3 समझ लीजिए 3। और जहाँ पर यहाँ दशमलव नहीं है तो जो साइड वाला जो SNF होगा वहाँ पर दशमलव देखने को मिलेगा। जैसे टोन से 3 याद रखा तो 3 के बाद में क्या याद रखा हमने, 8.5 याद रखा। क्या याद रखा, 8.5 याद रखा। इसके बाद हम बात करते हैं स्किम मिल्क के बारे में। स्किम मिल्क के बारे में इसके अंदर देखते हैं तो जो टोन मिल्क होता है, टोन मिल्क के अंदर क्या होगा आपका, जो फैट की परसेंटेज होती है वह कितनी होती है, 3% होती है। और हमने बताया कि अगर यहाँ पर सिंगल डिजिट है तो वहाँ पर आपको डेसिमल के रूप में देखने को मिलेगा। SNF के अंदर देखिए टोन के अंदर 3 हो गया तो यहाँ पर 8.5% होगा, और 8.5 और 9 के बीच में ही कन्फ्यूजन रहती है, तो 3 और 8.5। डबल टोन के अंदर इसको डबल से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1.5% हो गया और यहाँ पर 9% हो गया। यहाँ पर डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल नहीं है। इसके बाद स्किम मिल्क ऐसा मिल्क होगा जिसके अंदर से हमने फैट निकाल ली तो कितनी कम फैट मिलेगी, तो 0.5%, और यहाँ पर क्या होगा 8.7%। और यहाँ पर देखिए स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखने वाला, 4.5% और 8.5%, ये याद रख लीजिए, 4.5% और 8.5%। मिल्क के अंदर एसिडिटी देखिए, एसिडिटी एक होती है नेचुरल, एक ड्राइव्ड हो जाती है। ड्राइव्ड कैसे होगी, ड्राइव्ड होती है जब हम गर्म करके फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन से उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस जो लैक्टिस बैक्टीरिया हुआ है एक्टिव हो जाता है, क्या नाम होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैटिस। जो नेचुरल एसिडिटी होती है, नेचुरल एसिडिटी किसके कारण आती है, वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, एल्बुमिन के कारण, केसिन के कारण, फास्फोरस के कारण, इसके अलावा साइट्रेट के कारण आती है। और आर्टिफिशियल या फिर ड्राइव्ड आती है वह किसके कारण आती है, वह आती है मिल्क के फर्मेंटेशन के कारण, मिल्क के फर्मेंटेशन के कारण। दूध के अंदर जो लैक्टोज होता है उसको लैक्टिक एसिड के अंदर बदलने का काम किसका होता है, स्ट्रेप्टोकोकस जो लैक्टिस बैक्टीरिया है उसका होता है। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0.55 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है दूध का। दूध के अंदर प्रोटीन कौन सी होती है, दूध के अंदर प्रोटीन होती है केसिन, जो प्रोटीन्स के अंदर 80% बनाने का काम करता है, और दूध को वाइट कलर देने का काम भी कौन करता है, केसिन ही करता है। लेकिन दूध को येलोइश कलर देने का काम करता है काऊ के अंदर कैरोटीन, काऊ के अंदर कैरोटीन, क्योंकि जो विटामिन ए होता है वह क्या होता है, कलरलेस होता है, और दूध के जो काऊ का मिल्क होता है उसके अंदर कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने की क्षमता नहीं होती, तो उसकी वजह से उसका दूध कैसा रह जाता है, येलोइश कलर का रह जाता है काऊ के केस में। इसके अलावा लैक्टोएल्बुमिन और लैक्टोग्लोबुलिन, यह 3 प्रकार की प्रोटीन होगी जिसके अंदर केसिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, कितनी 80%, और इसी के कारण दूध का रंग वाइट रहता है। और यही क्वेश्चन हमने जो बैकलॉग की वैकेंसी थी उसके अंदर देखने को मिला था कि जो वाइट रंग होगा वह किसकी वजह से होता है। अगर प्रोटीन की बात करें तो काऊ के दूध के अंदर प्रोटीन होता 3.5% और इतना ही परसेंटेज होता है इसके अंदर फैट का, और बफ के अंदर होता 3.6% प्रोटीन होता है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 0.5%।
कॉमन जो माना जाता है कि 0.5% दूध के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के रूप में यहाँ पर क्या होगा, लैक्टोज होगा जिसको डाइसैकराइड बोलते हैं। और लैक्टोज को हमने याद किया था Lg² से। Lg² का मतलब होता है L से लैक्टोज, G से ग्लूकोज और G से ही गलैक्टोज। यह डाइसैकराइड है, ग्लूकोज और गलैक्टोज से बनी होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट दूध का एक ऐसा पार्ट होता है जो बहुत ही कम चेंज होता है, लेकिन यह अस्थिर पार्ट है क्योंकि जो लैक्टोज है वह लैक्टिक एसिड के अंदर बदल जाता है। सबसे कम परिवर्तनशील पार्ट कौन सा है, वह है कार्बोहाइड्रेट। और सबसे ज़्यादा परिवर्तन होने वाला कौन सा पार्ट होता है, फैट होता है। सबसे ज़्यादा परिवर्तन किस में होता है, फैट के अंदर होता है। काऊ के अंदर जो लैक्टोज की मात्रा होती है वह होती है 4.5%। प्रोटीन की कितनी थी, 3.5%। और बफ के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज होती है वह होती है 4.8%, 4.8%। भारत के अंदर अगर काऊ के नस्लों की बात करें तो उसके अंदर सबसे मीठा दूध किसका होता है, साहिवाल का होता है। और एक्जोटिक के अंदर बात करें तो यह होता है ब्राउन स्विस का। किसका, ब्राउन स्विस का होता है। साहिवाल के दूध के अंदर फैट जो लैक्टोज परसेंटेज होती है वह 5.04% होती है, 5.04% होती है। अब मिनरल्स की बात करें तो दूध के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस देखने को मिलता है, कैल्शियम और फास्फोरस देखने को मिलता है। टोटल कितनी मात्रा होती है इनकी, 0.76% होता है, 0.76% होता है। फैट सर्वाधिक चेंज होने वाला पार्ट है, सर्वाधिक अल्टर होने वाला पार्ट है। और सीप के अंदर सबसे ज़्यादा फैट होती है, सीप के अंदर दूध के अंदर सबसे ज़्यादा फैट होती है। विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स कौन से मिलते हैं दूध के अंदर, दूध के अंदर विटामिन्स मिलेंगे आपको ऐसे विटामिन जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं। और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, A, D, E, K होते हैं। कौन से होते हैं, A, D, E, K, विटामिन A, D, E और K। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए आपका एंजाइम्स के बारे में देखते हैं कि दूध के अंदर कौन कौन से एंजाइम होंगे। दूध के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ये बायो कैटालिस्ट का काम करते हैं। खुद के अंदर चेंज नहीं लेके आते, लेकिन यह दूसरी जो भी प्रोसेस है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कि लाइपेज है, लाइपेज काम करता है लिपिड्स के ऊपर, फैट के ऊपर। प्रोटीएज काम करता है प्रोटीन के ऊपर। और अमाइलेज भी काम करता है किसके ऊपर, स्टार्च के ऊपर, जो कि रूमिनेंट्स के अंदर क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हमारा होगा इसके अलावा लैक्टेज। और लैक्टेज होगा, लैक्टेज को भी क्या बोला जाता है, एंजाइम, जो कि लैक्टोज के ऊपर काम करता है। दूध के अंदर हमने देखा कि दूध के अंदर लैक्टो पैरा ऑक्साइडेज एंजाइम होता है। क्या होता है, लैक्टो पैराक्साइडेज एंजाइम होता है, जो कि किसका काम करती है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। लैक्टो पैराक्साइडेज एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा गलैक्टोपोर। गलैक्टोपोर क्या होंगे, दूध को पशु के पहली बात तो ये होगी कि लेफ्ट साइड में बैठकर दूध निकाला जाता है। और दूध निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट का समय लगना चाहिए। दूध निकालने के बाद पशु को हमें बैठने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय पर जो गलैक्टोपोर होंगे वे क्या रहते हैं, जो टीट्स के अंदर जो होल्स होते हैं वह खुले हुए रहते हैं या फिर चौड़े हो जाते हैं, जिसके कारण जो मेमोरी ग्लैंड्स है उसके अंदर इन्फेक्शन जाने का डर रहता है। इसीलिए पशुओं को बैठने नहीं देना चाहिए। मिल्क लेग डाउन के अंदर टाइमिंग होती है 5 से 7 मिनट की समय लगना चाहिए। और 4 क्वार्टर और हिंड क्वार्टर के अंदर जो दूध का रेशियो होता है वह काऊ के अंदर और बफ के अंदर कितना होगा। काऊ के अंदर 4 लिम्ब के अंदर होगा 3:2 और बफ के अंदर होता है 2:3। याद कैसे कर रखा है, ये याद ऐसे होगा कि जो सी है वह 3rd नंबर पे आता है तो 3:2 और बफ के अंदर बी 2 नंबर पे आता है तो 2:3। एक बार इसको कंफर्म भी करना कि कई बुक्स के अंदर मैंने इसको उल्टा भी देखा कि काऊ के अंदर 2:3 और बफ के अंदर 3:2। इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना अगर कोई कन्फर्म है तो इसके बारे में। अब देखते हैं कोलेस्ट्रॉल और मिल्क के बारे कोड अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना तो उसको कैसे करेंगे। पहला है ऑन बॉइलिंग टेस्ट, जिसको COB टेस्ट बोला जाता है, क्लोट ऑन बॉइलिंग। कोलेस्ट्रॉल क्या बन जाते हैं, क्लोट्स बन जाते हैं, लेकिन दूध के अंदर क्लोट्स नहीं बनते। इसके अलावा रिलेटिव डेंसिटी देखें, रिलेटिव डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, डेंसिटी का मतलब होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम किसका होगा, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होगा, मिल्क का क्या होता है, कम रहता है। फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है दूध का, ज़्यादा रहता है किसका, दूध का 0.52 से 0.56, लेकिन कम हो जाता है किसका होता है कम, कोलेस्ट्रॉल का कम होता है। एसिड कितना होगा, एसिड दूध के अंदर 0.12 से 0.14 और जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसके अंदर एसिडिटी होती है 0.2 से 0.4। नेक्स्ट देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के अंदर ऐसा है क्या जिसके कारण माना जाता है कि इसको आपको पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है वह होती है 17%। कितनी होती है, 17% होती है। और एल्बुमिन और ग्लोबुलिन की मात्रा इसके अंदर कितनी होती है, 12.97%, लगभग 13% के पास आसपास क्या होगी
एल्बुमिन और ग्लोबुलिन 13% के आसपास, और टोटल प्रोटीन्स कितनी होती है 17% होती है। विटामिन ए कितना होता है 8% ज़्यादा होता है नॉर्मल मिल्क से। COB टेस्ट मतलब कि क्लोटोन बॉइलिंग, यह टेस्ट किया जाता है कोलेस्ट्रॉम और मिल्क के अंदर क्या करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। कोलेस्ट्रॉम पिलाया जाता है क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडी की मात्रा ज़्यादा होती है, और यह क्या कैसी इम्यूनिटी देते हैं, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी देते हैं, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी देते हैं। चिलिंग का मतलब क्या होता है, दूध को ठंडा करना ताकि उसको लंबे समय तक प्रिजर्व रखा जाए। एक होता है टेट्रा पैक दूध। टेट्रा पैक दूध सेना के अंदर यूज किया जाता है, जो कि लगभग 6 महीने तक स्टोर रहता है। यहाँ पर चिलिंग कितने पर की जाती है, चिलिंग याद रखने के लिए, चिलिंग से 4 बन रहा, चाय से 4 बन रहा है, तो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या किया जाता है, चिलिंग की जाती है। मैस्टिड टेस्ट या मैस्टिड सॉल्यूशन किया जाता है मैस्टाइटिस की जांच के लिए, मैस्टाइटिस की जांच के लिए। नेक्स्ट आता है क्रीम के अंदर जो फैट की परसेंटेज है वह कितनी होती है। अब देखिए याद कैसे किया था हमने कि जो 18 से लेकर 60 साल के अंदर क्या होती है, बुढ़ापा पेंशन बनने लग जाती है, और 18 साल का क्या हो जाता है, बच्चा जवान हो जाता है। तो 18 साल से जवानी के अंदर लगा था और बुढ़ापे तक वह क्रीम लगा रहा था 18 से 60 साल तक, 18 से 60 साल तक। तो 18 से 60% क्या होती है इसके अंदर, क्रीम के अंदर फैट की परसेंटेज होती है। नेक्स्ट आता है मिल्किंग मेथड। मिल्किंग मेथड का मतलब क्या होता है कि हम दूध निकालने के लिए पशु के अंदर कौन कौन से मेथड यूज कर रही हैं, इसका मतलब होगा कि इसको मिल्किंग मेथड बोला जाता है। पहला आता है नकलिंग। यह नकली मेथड है, नकलिंग को नकली मेथड ही बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम अंगूठे को क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, अंगूठे को फोल्ड करते हैं और इससे टिट्स को दबाते हैं, जिससे वहाँ पर क्या टिश्यू डैमेज हो जाती है और पशु को मैस्टाइटिस हो जाता है या फाइब्रोसिस हो जाती है। यह बैड मेथड है। इसके बाद आता है स्ट्रीपिंग का यूज किया जाता है वे पशु जिनके अंदर जो टिट्स है वह छोटे आकार के होंगे, या फिर मशीन से मिल्किंग करने के बाद जो दूध रह जाता है उसको स्ट्रीपिंग से निकाला जाता है। जैसे कि सीप के अंदर यह यूज किया जाता है, जो हीपर के अंदर स्ट्रीपिंग यूज की जाती है। मशीन मिल्किंग से बहुत बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म से डायरी फार्म से वहाँ पर यूज किया जाता है मशीन मेथड। और नेक्स्ट आता है हमारा फुल हैंड मिल्किंग। यह बेस्ट मेथड है, फुल हैंड मिल्किंग। इसको फिस्टिंग भी बोला जाता है, मुट्ठी बंद मेथड भी बोला जाता है। यह सबसे बेस्ट मेथड है, तो यही यूज करना चाहिए फुल हैंड मिल्किंग के लिए। और इसके बाद आता है रेजिड्यूल मिल्क का मतलब क्या होगा, जब हम दूध निकाल देते हैं उसके बाद भी अगर टिट कैनाल्स के अंदर दूध रह जाता है तो उसको रेजिड्यूल मिल्क बोला जाता है। और रेजिड्यूल मिल्क के ये नुकसान होते हैं कि इससे जो टिट्स कैनाल है उसके अंदर लैक्टोलिथ या फिर मिल्क स्टोन बन जाता है। क्या बन जाता है, लैक्टोलिथ या फिर मिल्क स्टोन बन जाता है। तो फैट इन मिल्क अगर आपको दूध के अंदर फैट की परसेंटेज निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे, एक विधि है जिसका नाम है गर्बर मेथड। क्या आता है, गर्बर मेथड। एक मेथड है जिसका नाम है गर्बर मेथड। आप याद कैसे कर सकते हैं कि जो दूधिए आते हैं दूध लेने के लिए, वे क्या करते हैं, फैट जो पशुपालक है उसकी जो दूध की फैट निकालते हैं उसके अंदर गड़बड़ करते हैं, फैट के अंदर गड़बड़ करते हैं ताकि उसका क्या लगे, रेट दूध का कम लगे। तो इससे याद हो जाएगा आपको कि गड़बड़ मेथड यूज करते हैं, गड़बड़ मेथड या फिर गर्बर मेथड यूज करते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, जो स्पाइनिंग करते हैं वो करते हैं 1100 राउंड पर मिनट। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है, या फिर क्या बोले कि इसके अंदर क्या यूज किया जाता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 एसिड यूज किया जाता है, जिसको अम्लों का राजा या फिर किंग ऑफ एसिड्स भी बोला जाता है। अगर आपको फैट निकालना तो गर्बर विधि से निकालते हैं, क्योंकि दूधिया था जो उसने क्या किया था, गड़बड़ की थी दूध के अंदर ताकि रेट कम लगे। गर्बर विधि 1100 RPM और H2SO4 का यूज किया था। अगर रिफ्रैक्टिव डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी निकालना हो तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। और वाटर इन मिल्क, अगर दूध के अंदर आपने पानी मिला रखा तो उसके लिए भी हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, लैक्टोमीटर यूज करते हैं। कोलेस्ट्रॉम और मिल्क के अंदर क्या फर्क होता है, देखिए जो कोलेस्ट्रॉम होगा उसके अंदर मिल्क की कंपैरिजन में 8% विटामिन ए ज़्यादा होता है, और एल्बुमिन कितना होता है, एल्बुमिन 9% ज़्यादा होगा, और आयरन की मात्रा 17% ज़्यादा होती है नॉर्मल मिल्क से, और ग्लोबुलिन की मात्रा 12 से 15% ज़्यादा होगी, और केसिन कितना होता है, डबल होता है कोलेस्ट्रॉम के अंदर। विटामिन ए 8, एल्बुमिन 9, आयरन कितना 17, ग्लोबुलिन 12 से 15, और केसिन कितना होता है, डबल होता है। अगर दूध के अंदर वाटर निकालना हो कि वाटर कितना मिला रखा है, उसके लिए लैक्टोमीटर का यूज कर सकते हैं, या फिर हम नाइट्रेट टेस्ट करते हैं। याद कैसे रखेंगे कि दूध के अंदर पानी नहीं मिलाना चाहिए, नहीं से नाइट्रेट याद रख सकते हैं, ना ही मिलाना चाहिए तो नाइट्रेट टेस्ट याद हो जाएगा ऐसे। अगर स्टार्च निकालना हो या फिर कार्बोहाइड्रेट देखना हो तो स्टार्च के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, जो कि ब्लूइश कलर का हो जाता है।
इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का देखना हो तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, रिसोर्सिनोल टेस्ट यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कर ऐसे याद रख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा रिसोर्स यूज कर रहे हो आप, तो रिसोर्सिनोल टेस्ट यूज किया जाता है। मिल्क की पीएच कितनी होती है, मिल्क की पीएच होती है 6.5 से 6.8, 6.5 से 6.8 और 6.8 ही पीएच होती है किसकी, सीमन की। तो पीएच ऑफ मिल्क कितना हो गया आपका 6.5 से 6.8। वाइट कलर आता है केसिन के कारण और येलोइश कलर आता है किसके कारण, कैरोटीन के अंदर। एक होता है क्याऊ फीवर, क्या आता है, क्याऊ फीवर होता है, जिसको क्याऊ ब्रंटाई की वजह से होता है। और हमने इसको याद भी कर रखा था कि बर्न हो गया, क्या हो गया था, दूध बर्न हो गया था, या फिर बर्न होता था फीवर के अंदर, क्या होता था, शरीर बर्न हो गया था। ऐसे ही कि क्याऊ फीवर के अंदर क्या होता था, शरीर जलने लगता है तो बर्न होता है। तो ऐसे हमने इस बैक्टीरिया को याद किया था मेडिसिन के अंदर, क्याऊ ब्रंटाई, जो कि एक कैसा बैक्टीरिया है, यह एक बैक्टीरिया है रिक्टेशियल बैक्टीरिया है। क्याऊ बर्नेटी से होता है, जिसको क्या बोला जाता है, कोक्सीला बर्नेटी से होता है। और आजकल कोक्सीला बर्नेटी का यूज किस लिए किया जाता है, इसको माना जाता है यह एक क्या है, इंडिकेटर है किसका, पास्चुराइजेशन का, और पास्चुराइजेशन के अंदर हम दो टेक्निक यूज करते हैं, LT लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम और HSST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। और HSST को बोला जाता है फ्लैश मेथड, क्या बोला जाता है, फ्लैश मेथड। इसके अंदर 63 डिग्री टेम्परेचर यूज करते हैं 30 मिनट के लिए, और यहाँ पर यूज करते हैं 73 डिग्री 15 सेकंड के लिए यूज करते हैं। पास्चुराइजेशन के लिए फॉस्फेटेज टेस्ट किया जाता है, पी से फास्फेटेज और पी से ही पास्चुराइजेशन। अगर दूध के अंदर पानी मिला रखा है इसके लिए लैक्टोमीटर का यूज कर देते हैं, और नहीं मिलाना चाहिए तो नाइट्रेट मेथड का यूज करते हैं। स्टार्च के लिए आयोडीन, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए आप यूज करेंगे कि आपने कौन सा कार्बोहाइड्रेट का रिसोर्स लिया था, तो रिसोर्सिनोल, कौन से, रिसोर्सिनोल। एसिडिटी दूध के अंदर कितनी मानी जाती है, 0.14% मानी जाती है, जो कि क्लोराइड आयंस के कारण होती है। अगर 0.28 हो जाए तो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। तो एसिडिटी कितने मानी जाती है, 0.14%। नेक्स्ट आता है वूल के बारे में। वूल के बारे में देखिए, वूल के अंदर क्या होता है, वूल के अंदर सल्फर की अधिकता होती है, किसकी होती है, सल्फर की अधिकता होती है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सल्फर की अधिकता होती है, और सल्फर के कारण ही क्रम्पीनेस, मतलब कि जैसे छल्ले के प्रकार अगर ज़्यादा, जितने भी ज़्यादा क्रम्स होंगे उतनी ही बढ़िया क्या होती है, वूल होती है। और इसी क्रम्पीनेस के अंदर क्या होता है कि जो यह क्रम्पीनेस का जो वूल के अंदर यह जो ट्रेट्स मिलता है, गुण मिलता है, यह क्या करता है, यह उन क्रम्पीनेस वाली अपने वजन का 1/3 वाटर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और एक मेरिनो जो भेड़ की नस्ल है उसके अंदर 1 इंच के अंदर 100 क्रिम्स देखने को मिलते हैं, और बीकानेर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी वूल फैक्ट्री है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।